हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए सीरीज पे वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की चिंताएं हैं और वो चिंता है कि उनका जो पेपर होने वाला है 18 तारीख, 17-18 या उसके बाद जो परीक्षाएं हैं उसमें जीएस का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है और इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे बहुत परेशान हैं कि ये पेपर कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि एलटी ग्रेड का पेपर है और उसमें आपका सब्जेक्ट तो तैयार है एक तरीके से, जीएस के फॉर्मेट में थोड़ा सा मेहनत कम रह गई है। तो उसी के पूरे सॉल्व के साथ में, पूरे समाधान के साथ में हम लोग एक सीरीज लेकर आ रहे हैं और उस पर हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं। इस वीडियो का पूरा मकसद है कि आपकी परीक्षा किसी प्रकार से जो छूट जा रही है वो क्रैक हो। तो हम लोग टारगेट करेंगे यूपी एलटी ग्रेड की परीक्षा है, ठीक है, यूपी एलटी ग्रेड। अब ये 30 नंबर का पेपर है। 30 नंबर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है और 30 नंबर अगर आपका छूट रहा है दैट मीन कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं। तो इस पूरी सीरीज को आप लोग देखिए और इसमें देखिए कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। इसमें जो सिलेबस आपका दिया हुआ है, पाठ्यक्रम जो है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पॉलिटी का पोर्शन है, ठीक है। फिर पॉलिटी में, इसी में करंट भी आएगा, समसामयिक भी आएगा, ठीक है, समसामयिकी भी इसी में आएगी, पॉलिटी से संबंधित। दूसरा टॉपिक है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है इतिहास। और इतिहास के 3 पार्ट हैं। एक है प्राचीन भारत और ये चीजें सिलेबस में दी गई है। दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो अब ये बताइए, 3 पार्ट आपका ये दिया है केवल इतिहास को लेकर। चौथा पार्ट, तीसरा पार्ट आपका है अर्थव्यवस्था। चौथा पार्ट है भूगोल। भूगोल में भी 2 प्रकार का भूगोल, एक विश्व का और एक भारत का। और इसी का एक दूसरा पार्ट है, इसको बोलते हैं पर्यावरण। पांचवा है विज्ञान। छठा है तर्कशास्त्र। सातवां पार्ट है जो आप देखेंगे वो गणित है। कक्षा 10 तक की गणित आएगी। इसके साथ में ये तो इन्हीं से रिलेट करता हुआ सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, वो है करंट, यानी समसामयिक। अब 30 नंबर के लिए 15 दिन में ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम इतने पूरे सिलेबस को कवर कर पाए। जो लोग परीक्षा दे चुके हैं वो प्रीवियस पेपर देख चुके होंगे, उनको अंदाजा लग गया होगा कि पेपर ये किस लेवल का पूछ रहा है और हमारी आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हम जिस स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहे हैं वो थोड़ा सा मेहनत तो मांगती है, थोड़ा सा एफर्ट मांगती है। हम और आप दोनों लोग मिलके एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो विश्वास करिए कि जो पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस फॉर्मेट में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन लगभग इसी से आएगा। और जब आपके पास पेपर है, 30 नंबर का पेपर है आपके पास, तो कोशिश होनी चाहिए कि 25 प्लस क्वेश्चन आप सॉल्व करके आए। अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा तो इस पूरे वीडियो लेक्चर का कोई मतलब नहीं रह जाता। हम लोग बस ये है कि कुछ कुछ पार्ट में ये वीडियोस हम लोग रिलीज करेंगे क्योंकि लेंदी वर्क है, हर बहुत रिसर्च करनी पड़ रही है, प्रीवियस क्वेश्चन देखने पड़ रहे हैं, काफी समय बाद पेपर हो रहा है। तो टारगेटेड बैच शुरू करना है। आपके पास भी कुछ सुझाव हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। और कोई मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने जो आपके आसपास के लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक आप शेयर भी करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके।
ठीक है? तो आइए आज से शुरू करते हैं। ये फॉर्मेट है क्वेश्चन और आंसर का। विश्वास करिए हम लोग इस ट्रैक पर आगे बढ़ेंगे। जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे आपको लगने लगेगा कि पेपर आपका सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, जो भारतीय संविधान का भाग 1 किस विषय से संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है नागरिकता। तो नागरिकता किस भाग में है? इसके पहले हम थोड़ा-सा आपको बता दें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या भारतीय संविधान के बारे में। एक आउटलाइन आपके पास होनी चाहिए। इससे आपका बहुत सारा जो पोर्शन है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। समझ समझ का स्तर थोड़ा-सा ठीक हो जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आधुनिक राज्य की परिभाषा क्या है? ठीक है? आधुनिक राज्य हम किसे कहेंगे कि यह आधुनिक राज्य है या राज्य की श्रेणी में किसे रखेंगे? इसकी 2 परिभाषाएँ दी गई हैं। एक तो परिभाषा जो थिंकर्स देते हैं या जो वर्ल्ड के लोगों ने माना उसको रखते हैं, और दूसरा हम देखते हैं हमारे संविधान में राज्य की क्या परिभाषा दी गई है। तो पहले तो हम जो आधुनिक राष्ट्र राज्य हैं उनकी क्या परिभाषा है वो देख लेते हैं और उसी पर अपने संविधान को रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है? बहुत हैक्टिक नहीं है, 2 मिनट का है, आप समझिए। राज्य किसे कहेंगे? और इसी फॉर्मेट में जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे आपको दिखाई देगा कि हम लोग थोड़ा-थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगे कॉन्स्टिट्यूशन या अपनी पॉलिटी के बारे में। राज्य क्या है? राज्य में 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, भूभाग, यानी हम राज्य उसे मानेंगे जिसके पास पहली कंडीशन हो, जिसके पास अपना भूभाग हो, अपनी सीमाएँ हों, अपने पास उसकी लैंड हो। दूसरा, उस लैंड पर रहने वाली जनसंख्या हो, और तीसरा, इस जनसंख्या की अपनी सरकार हो, और चौथा, वो सरकार क्या हो? संप्रभु हो। अब इसमें किसी भी चीज़ की आपको परिभाषा पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि आप बार-बार उसकी परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं। मैंने ये एक आउटलाइन दी है, तो भाग के बारे में, पहली कंडीशन राज्य की क्या है? भूभाग यानी लैंड होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान में जो व्यवस्था दी गई, आप देखिए इसी फॉर्मेट में भारतीय संविधान में भाग 1 अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किसकी बात की गई? भूभाग की बात की गई। फिर दूसरा टॉपिक क्या है? जनसंख्या। तो अनुच्छेद 5 भाग 2, इस अनुच्छेद में भाग 1 से लेकर भाग 5 से लेकर 11 तक क्या दिया गया? नागरिकता। भाई जब तक आपको ये नहीं पता है कि हमारे नागरिक कौन हैं, हम अपने नागरिकों को कौन से अधिकार देंगे, कौन से उनके लिए कौन-सा संविधान बनाएँगे, कौन-सा कानून बनाएँगे। प्राइमरी कंडीशन है ये समझना कि हमारे नागरिक हैं कौन? हम जब तक आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएँगे, हम एक परिवार में रहते हैं और परिवार में ये देखते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य कौन-कौन हैं। हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, या हमारे जो पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं। तो ये परिवार जो मिलके बनता है उसमें आइडेंटिफ़ाइड लोग होते हैं और वो रिलेशन के होते हैं, कौन-कौन है। ऐसे ही हमारे राज्य के बारे में है कि अगर हमको ये नहीं पता है कि हमारे नागरिक कौन है, तो उनको हम कौन-कौन से अधिकार या उनको विश्व से, वर्ल्ड के अदर लोगों से कैसे हम अलग कर पाएँगे। हम अपने लोगों को सुविधाएँ देना चाहते हैं, अपने परिवार के लोगों को उनकी समृद्धि की बात करना चाहते हैं, लेकिन वो कौन है ये तो डिसाइड होना चाहिए ना। तो इसके लिए नागरिकता शब्द है, और इन नागरिकों को 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, अब यहाँ से आता है भाग 3, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार। जब नागरिक होंगे तो उनके कुछ अधिकार होंगे। उन्हीं अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए पूरे संविधान की रचना की जाती है। सीधे-सीधे समझिए कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि संविधान ही क्यों बनाया जाता है किसी देश का, तो ये बताइए कि मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हम लोग संविधान की रचना करते हैं।
इसमें मौलिक अधिकारों में कहा गया कि राज्य जो है ये नकारात्मक प्रवृत्ति का है। राज्य हमारे मौलिक अधिकारों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी हम जितनी भी हमारे पास स्वतंत्रता है, चाहे वो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, कहीं आने-जाने का अधिकार है, उसमें राज्य बिना किसी विशेष कारण के हस्तक्षेप नहीं करेगा। और अगर वो उसका अतिक्रमण करेगा, तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ठीक है? हम इसमें बोलते हैं राज्य को कुछ नहीं करने के लिए। और दूसरा है भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ये हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। यानी हम राज्य को इसमें, भाई एक क्वेश्चन बना कि राज्य तो कुछ नहीं करने के लिए है, हमारे अधिकारों को सुरक्षित करना है, तो हमारे अधिकार तो हमको मिल गए हैं, तो हमको क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो राज्य का काम क्या है, हम राज्य को बनाए ही क्यों, या सरकार को बनाने का प्रयोजन क्या है हमारा। तो बात आती है कि जो राज्य है वो कुछ करेगा, यानी उसको कुछ सकारात्मक काम दिए गए, जिसको हमने जो है बीपीएसपी की संज्ञा दी। ठीक है, सरकार के सकारात्मक काम है ये। ठीक है, राज्य के सकारात्मक काम कह सकते हैं। और इसी में भाग 4 का, अब राज्य ने क्या कहा कि केवल इससे काम नहीं चलेगा कि मैं कुछ करने के लिए आया हूं या आपको आपके ऊपर प्रतिबंधों को लगाने के लिए आया हूं। अगर मैं कुछ सकारात्मक कार्य कर रहा हूं, तो आपके पास भी ये दायित्व होगा कि आप अपने कुछ राज्य के व्यवस्थित संचालन के लिए कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो 42वां संविधान संशोधन किया, कब किया? 1976। और सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाग 4 का कब जोड़ा गया, तो 1976 में जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ठीक है, और क्या जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से? कौन सा एक नया भाग जोड़ा गया? तो आप सीधे बताइए कि भाग 4 का जोड़ा गया, जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। या ये बोल दिया जाए कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। ठीक है, तो इसमें पहले मूलतः 10 अनुच्छेद थे, 10 विषय थे, अब इसमें 11 विषय हैं। ठीक है, इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गई जनसंख्या की बात। अब इन्हीं चीजों को अवेलेबल करवाने के लिए आगे सरकार की बात की जाएगी। सरकार में कौन होगा? अनुच्छेद 52 से लेकर आगे जितने भी अनुच्छेद हैं, वो सरकार के कार्य क्षेत्र, सरकार के दायित्वों के निर्वहन के लिए जो मशीनरी की आवश्यकता है, उन्हीं की बात की गई है। ठीक है, इतना ये मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने फॉर्मेट पर। भारतीय संविधान का भाग 1 किस विषय से संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नागरिकता जो है वो क्या है, भाग 2 का विषय है। मौलिक अधिकार भाग 3 का विषय है। संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 का विषय है, और ये भाग 4 का विषय है। तो हमने एक स्लाइड में देखिए, आपके साथ में इसको आप, मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ का, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। तो लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता दिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार किन किन आर्टिकल्स में दिया गया है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में दिया गया है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि क्वेश्चन कई बार घुमा कर पूछ लेता है कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किन विषयों की बात की गई है, तो मौलिक अधिकारों की बात की गई है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख किन आर्टिकल्स में किया गया है, तो सीधे सीधे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। या भाग 3 में किन विषयों को रखा गया है, तो मौलिक अधिकारों को। तो 4-5 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। कुछ क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक फॉर्मेट आपको दिए जा रहे हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकार। अब इसके अंदर जितने अधिकार हैं उन पर हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे। 6 प्रकार के जो अधिकार बताए गए हैं, मूलतः 7 थे, एक अधिकार को उसमें हटाया गया। ठीक है, फिर भाग 4, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, जो भी हमने ऊपर डिसाइड किया है, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य नीति के
निदेशक क्षेत्रांग यानी डीपीएसपी इसको बोलते हैं। तो डीपीएसपी भी शब्द दे दे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अनुच्छेद 4 ए, अनुच्छेद 51 ए की जो बात की गई है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। ये किस एक क्वेश्चन बनता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति जो है, उसकी सिफारिश पर लाया गया था। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? मूलतः इसमें 10 विषय थे, अब इसमें 11 विषय हैं। इस पर भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अनु भाग 5 में क्या है? 52 से लेकर 51 यानी संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में कौन-कौन आता है? कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, संसद। कार्यपालिका में 2 पार्ट है, एक राष्ट्रपति है और फिर है मंत्रिपरिषद, ठीक है? फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघीय न्यायपालिका और सीएजी। भाग 6 में क्या है? अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य की बात, यानी 5 में संघ की बात और 6 में राज्य की बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। भाग 7 को निरसित कर दिया गया है, तो भाग 7 केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तक पूछा गया है कि भाग 7 को यानी अनुच्छेद 238 को किस संविधान संशोधन से हटाया गया है। हालांकि ये भी क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, तो इसको आप लोग अगर ना भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा आपका। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भाग 8, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है, जिसमें दिल्ली को भी रखा गया है, ठीक है? हम लोग जब आगे अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि दिल्ली के लिए अनुच्छेद कौन-सा प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 9, इसमें पंचायत की बात की गई है। यूपी में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो हो सकता है कि भाग 9 से क्वेश्चन पूछ ले और इसके आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ ले, तो हम लोग भाग इस पार्ट को पूरा अलग से एक छोटा-सा लेक्चर आपको लेंगे, क्लास लेंगे, उसमें सारी चीज़ डिफाइन कर देंगे, ठीक है? और इसपे जो समितियाँ बनी हैं, हम लोग उसको भी देख लेंगे। तो भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 का इसको 9th ए बोलते हैं, इसमें नगर पालिका की बात की गई, तो कंफ्यूज नहीं करना है। भाग 9 में जो पंचायत है और भाग 9 ए या 9 ए में नगर पालिका की बात की गई है। फिर 9 बी है एक, जिसमें सहकारी समिति। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार अभी पूछा गया है और बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन छोटी परीक्षाओं के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो अब छोटी कुछ जो परीक्षाएं हैं या आपके लिए जो परीक्षा है, उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि सहकारी समितियां का चैप्टर किस भाग में दिया गया है, तो 9 बी में। तो भाग 9, ठीक है, के 3 पार्ट हैं, स्वयं में 9, फिर ए और फिर बी। तो भाग 9 में क्या है? पंचायत, ठीक। ए में क्या है? नगर पालिका, हमने ऊपर लिख लिया है, ध्यान दीजिए। और इसमें सहकारी समितियां, जिसके सहकारी समितियां जो हैं, सहकारी समितियां, इसके मंत्री कौन है अभी? गृह मंत्री, यानी अमित शाह जी इसके मंत्री है। अभी केंद्रीय मंत्रालय में अलग से एक नया मंत्रालय बनाया गया, जिसको सहकारिता मंत्रालय बोलते हैं। इसके जो मंत्री हैं वो अपने जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो हैं। भाग 10 में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र यानी SC ST क्षेत्र हैं, सम्मिलित हैं, ठीक है। इसको 244 ए में इसका वर्णन किया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों की बात की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि केंद्र राज्य संबंध शब्द देता है वो, संघ का शब्द हो सकता है ना आपको मिले, तो केंद्र राज्य संबंध जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस भाग में दिया गया है? तो भाग 11 में। वहां पर आपको इस रोमन शैली में लिखा नहीं मिल सकता है, इसलिए आपको शब्द की जो मतलब है कि हम वहां पे कंफ्यूज है, भाग 11 में क्या दिया हुआ है। तो भाग 11 में सीधे सीधे आपका संघ और उसके राज्य के बीच में जो संबंध है, विधायी और प्रशासनिक संबंध है, उनके बारे में बात की गई है। या क्वेश्चन सीधे पूछ सकता है कि भाग 11 में क्या न्यायिक संबंध की बात की गई है? तो नहीं की गई है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर है भाग 12, अनुच्छेद 264 से 300 ए, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे के बारे में बात की गई है, भाग 12 में। भाग 13 क्या है?
भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम यानी आवागमन या संगठन बनाने की शक्ति दी गई है। और भाग जो 14 है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ दी गई। संघ जो जो आपकी सेवाएँ हैं, नौकरी है, उसके बारे में बात की है। भाग 14 ए, अब ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि भाग 14 ए कौन-सा है या 14th ए क्या है टॉपिक, तो न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है इसमें। और फिर देखिए अभी चुनाव पर चर्चा चल रही है, तो क्वेश्चन हमेशा देखिए जो रिलेवेंट टॉपिक होते हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। इसलिए अभी चुनाव पर अभी बिहार का चुनाव हुआ है और यूपी में एसआईआर चल रहा है, तो ये मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो भाग 15 जो है वो चुनाव से संबंधित है और ये मिलाने को दे सकता है। 324 से लेकर 329 ए तक इसमें प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद के, तो ये महत्वपूर्ण है। ये भाग सारे आपको लिख के रखना, नोट कर लीजिए। फिर भाग 16 में कुछ वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। फिर भाग जो है 17 राजभाषा की बात की गई है। तो ये भी आर्टिकल कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये भाग जो है कि राजभाषा शब्द का प्रयोग किस भाग में किया। अभी संथाली भाषा में भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने एक संविधान की प्रति जो है वो संथाली भाषा में जारी की है। संथाली भाषा को कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाषाओं का एक चैप्टर है उसमें रखा गया है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है राजभाषा। तो राजभाषा क्या है, 300 343 और 351 तक इसमें चर्चा की गई है। फिर है आपातकालीन व्यवस्था, यह भाग 18 में दिया गया है। और भाग 18 में क्या है, आपातकालीन यानी जितने भी इमरजेंसी प्रोविजंस हैं 352, इसको राष्ट्रीय आपात कहा जाता है, आप उसके बारे में जानते हैं। 356 जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है उसकी बात है। और फिर 360 की बात की जाती है जिसमें वित्तीय आपात की बात है। तो ये तीनों आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। क्या 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात की बात की, इसमें सशस्त्र विद्रोह और विदेशों दूसरे देश से युद्ध की स्थिति में हम इसको राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो टॉपिक है ये आपातकालीन प्रावधान हो गए। 356 राज्यों में संविधान जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं वो हो गया। और 360 वित्तीय आपात। अभी तक सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक आपको बताया दे रहा हूँ, भारत में अभी तक वित्तीय आपात की एक बार भी जो वित्तीय आपात का प्रावधान है प्रयोग नहीं किया गया है, यानी आर्टिकल 360 का प्रयोग आज तक भारत में नहीं किया गया है। ठीक है, और फिर हम जो सब एक महत्वपूर्ण है विविध यानी मिसलिनियस, तो ये भी अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन आप लोग नोट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण क्या है, भाग 20 में क्या दिया गया है, ये महत्वपूर्ण है संविधान संशोधन। अभी संविधान पे चर्चा चल रही है कि जो वर्तमान सरकार है उस पर विपक्षियों का एक आरोप है कि ये जो सरकार है ये संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है, संविधान बदला जाएगा। तो आपको देखना है कि संविधान कैसे बदला जाएगा, तो उसके लिए संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया दी गई है। तो संविधान संशोधन किस भाग में दिया गया है, भाग 20 में दिया गया है आर्टिकल 368 के तहत। और फिर दिया गया है भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान दिए गए हैं। और फिर एक लास्ट जो है भाग 22 संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी भाषा में ये दिया गया है। अब इसमें दो चीजें हैं कि देखिए हमने यहाँ पर हमने बताया कि ऊपर भाग कितने हैं, 24, और यहाँ पर हम केवल 22 भाग का ही चर्चा कर रहे हैं। तो मूल मूल संविधान में जो भाग हैं वो 22 ही हैं और अभी भी भाई 22 ही हैं, लेकिन जब जो संविधान में हमने संशोधन करके नए भाग जोड़े, जैसे एक भाग ये जोड़ा गया और एक भाग जोड़ा गया ये दो, यानी नगर पालिका और सहकारी समिति को जो भाग जोड़ा गया उसकी संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, या ट्रिब्यूनल्स का एक पार्ट जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये थे हमारे भारतीय संविधान के भाग, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं आउट कर रहा हूं, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ये
हो ही नहीं सकता है कि इस बार इससे क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो जरूर नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है, भारतीय संघ में राज्यों का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 में दिया गया है भारतीय संघ में। हमने थोड़ा थोड़ा हेडिंग के मामले में इसको देख लीजिए, अनुच्छेद में क्या है। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगर क्वेश्चन ये पूछ लें कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 2 में दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 3, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, नए राज्यों का निर्माण और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। संसद को क्या अधिकार है? उसके पास 4 प्रकार के अधिकार हैं। नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये अनुच्छेद 3 जरूर पढ़ लीजिएगा। 2 अनुच्छेद आप ये ऊपर रेफरेंस में पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 3 जरूर पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 4 टॉपिक इसमें दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि जो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन है, वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो अनुच्छेद 3 के तहत। पूछा जाए किसी राज्य का नाम बदलना है, तो किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। या उसकी सीमाओं में परिवर्तन है, या नए राज्यों का निर्माण करना, जैसे हमारे यहाँ 3 लेटेस्ट में 3 नए राज्य बनाए गए सन 2000 में। उत्तराखंड बनाया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया और झारखंड बनाया गया। तो ये नए राज्य कैसे बनाया गया? या तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया, या जम्मू कश्मीर में भी संशोधन करके बनाया गया, तो वो कैसे बनाया गया? तो एक संविधान में कुछ भी जोड़ना है तो उसके लिए संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि 368 के तहत संशोधन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम संघ राज्य क्षेत्र या भाग 1 में संशोधन करते हैं, तो वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। यानी अगर हम राज्यों के नाम में परिवर्तन करते हैं, सीमाओं में परिवर्तन करते हैं और उसके क्षेत्र को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो हमें 368 के तहत जो प्रक्रिया दी गई है, उसका प्रयोग करने की जो आवश्यकता नहीं होती है। हम साधारण, अब एक शब्द आता है साधारण साधारण बहुमत। ठीक है, हम अब जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो इसी की चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के संशोधन होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। संसद को राज्यों के नाम बदलने की शक्ति, देखिए अभी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 5 क्या कहता है? ये है नागरिकता से संबंधित, तो ये तो बिल्कुल हट जाएगा। हमको ये ध्यान रखना है कि किस भाग में क्या दिया गया। तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4, भाग 2 में 5 से 11, 3 में 12 से 35, 4 में 36 से 51। ठीक है, इसके आगे और देखेंगे। संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो नागरिकता से अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। संविधान लागू होने के समय नागरिकता का निर्धारण किस अनुच्छेद में है? तो ये नागरिकता शब्द देखिए, भाग किससे है? 2 से है, तो ये 2 है। अब इसमें देखिए हमने इसमें रेफरेंस दे दिया है अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिक, इसका हेडिंग ही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पिछले बार आपके पेपर में आया हुआ है, तो इसको निगलेक्ट नहीं करना है, इसको मिस नहीं करना है, जरूर पढ़ना है। ठीक है, अनुच्छेद 5 में ही 3 शर्तों की बात की गई है कि कौन व्यक्ति भारत का निवासी डोमिसाइल होगा या नागरिक होगा, जो भारत में जन्मा हो, या भारत में माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या संविधान प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष भारत में अगर रहा हो, तो उसे भारत का नागरिक, अगर वो अप्लाई करता है तो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? देखिए मैंने इसमें सारे आर्टिकल्स दे दिए हैं आपको जो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, 6 जुलाई 6 अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को आए हुए व्यक्तियों के लिए किस अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 6 में बात की गई है। और भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों के लिए किस अनुच्छेद में बात की गई है? अनुच्छेद 7 में। तो 6 5 क्या हो गया? भारत संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कौन-कौन कैसे मिलेगी? भाग 6 में पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की, भाग 7 में
भारत से पाकिस्तान गए हुए व्यक्तियों की, और भाग 8 में पंजीकरण द्वारा। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन केवल देखिए हेडिंग्स मैंने दे दी है कि पंजीकरण के द्वारा संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, यही एक आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और भाग 9 विदेशी नागरिकता लेने पर, ठीक है, इसका प्रावधान किया गया है कि जो विदेशी नागरिकता है वो कैसे मिलेगी किसी भी किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। अनुच्छेद 10 का नागरिकता का निरंतर बने रहना, ठीक है, तो अनुच्छेद 10 की बात करता है। और अनुच्छेद 11 जो है संसद की शक्ति के विषय में बात करता है, और इसी में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया 1955 में। तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे हमने आपको डिस्कस करके बता दिया है। एक चीज इसमें आप देख सकते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने पारित किया, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? हमने अभी डिस्कस किया अनुच्छेद 8, ठीक है। नागरिकता से वंचित होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 9। कोई व्यक्ति अगर विदेश में किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत से उसकी नागरिकता स्वतः ही क्या होगी? वंचित हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कुछ और कारण दिए गए हैं, उसमें जाना नहीं है। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, जिसके पहले क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 11, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया मौलिक अधिकार किस उसमें है, तो भाग 3 में दिया गया है। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार, ठीक है। भाग 4 क्या है? डीपीएसपी, और इसमें दिया गया संघ की कार्यपालिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी चीज है अनुच्छेद, मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार। ये अपने आप में क्वेश्चन ही बहुत ही दूसरे शब्दों से है। इसमें पूछ रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? दो प्रकार की बात की गई है। एक अनुच्छेद 13 है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि अगर विधायिका कोई कानून बनाती है और वो मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो दो प्रकार से, एक वर्गीकरण के माध्यम से और दूसरा पूरी तरीके से, ठीक है, उसको समाप्त किया जा सकता है, ठीक। और अनुच्छेद 32 में रिट का प्रावधान दिया गया है। यानी मौलिक अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है कि हम इनके माध्यम से इनको लागू कराने के लिए संसद उसके सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, इसीलिए ये मौलिक अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो दो शब्द। अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को या किस अ, विषय को संविधान की आत्मा कहा है, तो वो है अनुच्छेद 32, यानी कि जो रिट है, यानी 5 प्रकार की रिटों का उसमें जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा बनाने की जो स्वतंत्रता है, संघ और संगठन बनाने की शक्ति, आवागमन की, निवास की और व्यवसाय की, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, इनको जरूर पढ़ लीजिए आप, ठीक है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में कानून की व्याख्या दी गई है, या कानून की
व्याख्या संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। और अनुच्छेद 14 में 14 से लेकर 18 तक 14 से लेकर 18 तक किसकी बात की गई है? समानता के अधिकार की। तो 14 में क्या कहा गया है? कानून के समक्ष विधि के समक्ष समानता होगी। अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव का निषेध होगा। किन किन आधारों पर? धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर दो व्यक्तियों के बीच में विभेद नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 जो कहता है सार्वजनिक रोजगार यानी जो अवसर की समता है वो किसमें दी गई है? अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत। एक दिन में सबसे महत्वपूर्ण था आर्टिकल ये अनुच्छेद 17। सबसे क्रांतिकारी आंदोलन माना जाए, क्रांतिकारी अनुच्छेद माना जाए कि जिस दिन संविधान लागू हुआ, यानी ये एक आर्टिकल था जिसको 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। ठीक है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ये जो आर्टिकल्स हैं ये 14 से लेकर 18 तक ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछा गया है। आप लोग जरूर तैयार करिए, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा इसी फॉर्मेट में। कई बार केवल क्वेश्चन का ये जो आर्टिकल्स के नंबरिंग है ऊपर नीचे करके ये मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है। फिर है देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 18 में। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश। ठीक है। कुआं, तालाब, स्कूल, अस्पताल या ऐसे मेले में जाने से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। 16 क्या है? अवसर की समता, यानी सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद के तहत है? 16 के तहत। 15 में क्या है? अस्पृश्यता। ठीक है। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। ठीक है, जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 में व्यवस्था की गई है। देखिए इसमें हम जो इस पूरे चैप्टर में जो इस पूरे वीडियो लेक्चर में आपको बता रहे हैं पूरे फंडामेंटल राइट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम केवल उन्हीं को आपको रिवाइज कराने का काम कर रहे हैं। नोट डाउन कर लीजिए और इसी फॉर्मेट में कर लीजिएगा, जरूर क्वेश्चन बनेगा। पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना बने। अनुच्छेद 23 में क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध की बात की गई है। और 24 में बाल श्रम निषेध यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है उसमें बाल श्रम में नहीं लगाया जाएगा, किसी ऐसे कार्य में नहीं लगाया जाएगा जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। फिर है अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार। ठीक है। और शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार, इसकी बात की गई है 29 में। भाषा, लिपि और संस्कृति रक्षा किसमें? 29 में की गई है। शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किसमें दिया गया है? 30 में दिया गया है। ठीक है। और 20 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 20 अपराधों के विरुद्ध संरक्षण। 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है 21 और 21 ए। ठीक है। 21 ए में क्या दिया गया है? शिक्षा का अधिकार। और ये महत्वपूर्ण जरूर है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का व्यवस्था किया गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिट के बारे में। ठीक है। और कब दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। 32 में क्या व्यवस्था दी गई कि अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है या सरकार या राज्य हमारे अधिकारों का अतिक्रमण करता है, कोई व्यक्ति करता है जो हमारे जो डेवलपमेंट के लिए आवश्यक अधिकार हैं उनका अतिक्रमण करता है, तो हम उसके लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए। ठीक है। तो इसमें देखिए डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। तो अगर पूछा जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पार्ट को संविधान की आत्मा कहा है, तो सीधे सीधे आपको आर्टिकल 32 लगा देना है। और अगर ये पूछा केवल क्वेश्चन केवल ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो प्रस्तावना को लगाइएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों टॉपिक अलग अलग हैं। अंबेडकर जी ने किसको जो है संविधान की आत्मा कहा, तो आर्टिकल 32 को। और जब बात करेंगे हम संविधान की आत्मा, केवल सीधे सीधे बात करेंगे, तो संविधान सभा ने इसको प्रस्तावना के रूप में, उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में चिन्हित किया है। 5 प्रकार की रिट दी गई है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश,
प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। इन पांचों को किस आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल 32 में। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में, अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 में। 25 से लेकर 28 तक, यानी 4 आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 26 में धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। 27 में धार्मिक कर से छूट और शैक्षणिक स्थानों में धर्म की बात की गई है 28 में। ये 4 आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस समय क्योंकि ये लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगातार टॉपिक आ रहा है, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिए। राजनीति के निश्चित सिद्धांत किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 में, हमने अभी डिस्कस किया। भाग आर्टिकल 37 में क्या गया है? नीति निषेध सिद्धांत तत्वों का स्वरूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता। अच्छा, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट एफआर और डीपीएसपी में क्या अंतर है? तो उसमें 4 ऑप्शन देगा। तो उसमें एक ये होगा कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, और इसी को आप लोग फट से आंसर मार दीजिएगा। प्रवर्तनीय क्या है? नहीं है। ठीक है, लेकिन शासन में इनका पालन करना, शासन के नियमों में, नीतियों में पालन करना इनके लिए आवश्यक है। डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो सीधे सीधे आयरलैंड से। तो अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर। ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था, महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, और आयरलैंड से लिया गया है जो है डीपीएसपी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब डीपीएसपी में कुछ सिद्धांतों की बात की गई है, कुछ आर्टिकल्स के माध्यम से बात की गई है, तो हम केवल इन्हीं पार्ट को देख के और उसको आगे ले चलेंगे। तो गांधीवादी सिद्धांत, कोई क्वेश्चन पूछते हैं गांधीवादी सिद्धांत क्या है? तो अनुच्छेद 40, 43, 43 बी, 46, 47, 48, इतने आर्टिकल्स को गांधीवादी माना जाता है। यानी कि 40 में क्या है? ग्राम पंचायत की बात की गई है। तो जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या क्या है? ऐसे ऐसे टॉपिक जो क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन को कैच करना है, क्वेश्चन वहां से लेना है। तो क्या है? अनुच्छेद 40 में किसकी बात की गई है? ग्राम पंचायतों की। तो क्वेश्चन पूछ ले कि ग्राम पंचायत की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो सीधे सीधे आर्टिकल 40। कुटीर उद्योग की बात किसमें की गई है? यानी 43 में। कुटीर उद्योग की बात किसमें की गई है? 43 में। और ये सीधे सीधे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो यही वर्ड रहेगा और यही आर्टिकल का नंबर रहेगा। किस आर्टिकल में कुटीर उद्योग की बात की गई? तो 43 में। सहकारी समिति, अभी हम लोगों ने सहकारी समिति की बात की पार्ट में। ठीक है, वैसे ही सहकारी समिति की बात किस आर्टिकल में की गई है? तो 43 बी में। 40 जो SC ST पिछड़ा वर्ग संरक्षण के बारे में बात की गई, किसमें की गई? 46 में। 47 में नशाबंदी की बात की गई है, और 48 में गौवंश संरक्षण की बात की गई है। ये जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको। उदार बौद्धिक सिद्धांत की बात की जाती है, तो ये है समान नागरिक संहिता, जिसकी अभी उत्तराखंड सरकार ने अपने यहाँ समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया है। तो ये पहला स्टेट बन गया जिसने अपने यहाँ यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। अनुच्छेद 44 में बात की गई है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? प्रारंभिक बाल शिक्षा, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वो राज्य करेगा, उसकी व्यवस्था करवाएगा। 48 क्या है? पर्यावरण संरक्षण। 48 जो हमने कहा गौवंश संरक्षण की बात की गई है, और 48A में क्या किया गया है? पर्यावरण संरक्षण की बात की। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में या किस डीपीएसपी में की गई है? तो 48A में। फिर है 49 स्मारक संरक्षण, यानी ऐसे स्मारक जो हमारे धरोहर हैं उनके संरक्षण की बात किसमें की गई है? तो 49 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल भी लूज मत होइएगा। 50 आर्टिकल 50 क्या कहता है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण किसे किया गया है? अनुच्छेद 50 के तहत। और अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है 51 में। अब ये देखिए, दो जगह बात की गई है, अभी 51A में भी इसकी बात की जाएगी,
और 51 में भी बात की गई, तो उसको ध्यान में रखिएगा। फिर है समाजवादी सिद्धांत 38 में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कहाँ बात की गई है? प्रस्तावना में। 39 में, समान आजीविका, संसाधनों का समान वितरण। 39A में, निःशुल्क विधिक सहायता। और 41 में, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार होगा, जो सरकार उपलब्ध कराएगा। 42 में, मातृत्व सहायता, मानवीय कारक की दशा शब्द का प्रयोग किया गया, ये कहाँ पे किया गया है? 42 में। और 43 में, जीविका योग्य वेतन की बात की गई है। 43A में क्या कहा गया है? तो अभी हम लोगों ने 43B पढ़ा, सहकारी समितियां, तो 43A में क्या कहा गया है? 43 में, उद्योगों में श्रमिक भागीदारी होनी चाहिए 43A में। और 47 में, पोषण, जीवन स्तर और जन स्वास्थ्य की बात की गई है। ये इतने इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, नोट करके रख लीजिए, क्वेश्चन आउट है, सीरियसली इसको पढ़िएगा। एक क्वेश्चन आपका इससे रहेगा ही रहेगा, नहीं हटेगा इससे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको इसमें से, हमने 2 टॉपिक आपको बताए हैं, दोनों से एक एक क्वेश्चन रहना मस्ट है, तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर है समान नागरिक संहिता की बात किसमें की गई है? 44 में, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और इस समावेशी सिद्धांतों की बात हम लोगों ने की, फिर से इसको एक बार आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्राम पंचायतों का अनुच्छेद 40 हमने अभी डिस्कस किया है। बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 45 की बात की गई है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 46 की बात की गई है। और पर्यावरण संरक्षण का 48A। तो ये आज के हमारे टॉपिक थे। विश्वास करिए, इनको सॉल्व करिए, लगाइए, और कोई सुझाव होता है तो हमें बताइए। और अगर आपको लगता है कि इससे आपका पेपर सॉल्व हो सकता है, ऐसे हम आपके साथ में लगातार कनेक्ट रहेंगे और लगातार आपके जो पेपर के पैटर्न है उस पर वर्क करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए।